हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति और ये जो वीडियो है ये आप लोग का पार्ट 3 है ऑफ चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्लास 11th हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में हमने रेनेसेंस के बारे में देखा, रेनेसेंस के बारे में समझा और इस वीडियो में हम लोग द रिवाइवल ऑफ इटालियन टाउन्स देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिवाइवल का मतलब क्या है कि जो ये इटालियन सिटीज़ थी ना, किस तरीके से उनकी इम्पॉर्टेंस बढ़ी, किस तरीके से वो इन्होंने पूरे यूरोप में किस तरीके से इन्होंने हलचल मचा दिया, किस तरीके से ये सिटीज़ डेवलप होने लगी, इसका मतलब होता है उनका रिवाइव कर जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो रोमन अम्पायर के कोलैप्स के बाद क्या हुआ 395 AD में, जब रोमन अम्पायर में भी वेस्टर्न रोमन अम्पायर के छोटी छोटी चीज़ें इनका आपको ध्यान देना है कि वेस्टर्न रोमन अम्पायर के कोलैप्स के बाद क्या हुआ कि जितने भी इटालियन टाउन्स थे ना वो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं बची जो वेस्टर्न रोमन अम्पायर को यूनाइट करके रख सके, एक साथ करके रख सके। जब कोई एक साथ करके रखेगी नहीं तो वो फिर फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, अलग अलग रूल्स होने लगेंगे, कोई कैसे रूल होगा। आप सोसाइटी देखोगे ना कि अगर कोई कॉमन गवर्नमेंट नहीं है तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें एक सिस्टम वाइज नहीं चल पाती हैं। अगर हम बात करें तो जो पोप थे, पोप अपने स्टेट में तो सवरेन थे, पावरफुल थे, एक पावरफुल फिगर थे, लेकिन पूरे यूरोप में एक पॉलिटिकल फिगर, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर वो नहीं थे पोप, इसलिए वो भी यूनाइट करके नहीं रख पाए। अगर हम इटली के आजू बाजू की बात करें, इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेस्टर्न रोमन अम्पायर की बात करूँ तो वेस्टर्न एम्पायर, वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न रोमन अम्पायर नहीं, वेस्टर्न यूरोप में जो फ्यूडल बॉन्ड्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने द 3 ऑर्डर्स में पढ़ के आए हो किस तरीके से फ्यूडलिज्म जो था वो फ्रांस में इस जगह पर किस तरीके से लगभग 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी से ही फ्यूडलिज्म था। तो ये जो वेस्टर्न यूरोप में फ्यूडल बॉन्ड्स स्ट्रांग हो रहे थे, जो लैटिन चर्च थे वो यहाँ की सोसाइटी को फिर से रीशेप कर रहे थे, तो वेस्टर्न साइड में तो कुछ ना कुछ काम हो रहा था। अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप में यहाँ पे वेस्टर्न में काम हो रहा है, ईस्टर्न में बाइजेंटीन अम्पायर है। बाइजेंटीन अम्पायर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल था वो रोम से हटकर कॉन्स्टेंटिनोपल पे शिफ्ट हो गया था और कॉन्स्टेंटिनोपल का पूरा नाम क्या है? बाइजेंटीन है। ठीक है, बाइजेंटियम है। तो अब ये जो बाइजेंटीन अम्पायर थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे यहाँ पे इस्लाम है वो धीरे धीरे फैल रहा था अफ्रीका तक। तो आप देख सकते हो कि चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन इटली फिर भी बीच में पड़ा है। यहाँ पर इटली फ्रेगमेंटेड है, वीक है। ठीक है, लेकिन इसके आजू बाजू ही जो डेवलपमेंट हुए हैं ना, इन्होंने ही इस इटली को भी डेवलप कर दिया। तो हुआ क्या कि ट्रेड जैसे जैसे फ्लरिश होने लगा। जो ट्रेड जो होता है ना, आज भी आप देखो जो सबसे अमीर जो ट्रेड करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो ट्रेड जैसे जैसे फ्लरिश होने लगा, ट्रेड जैसे जैसे बढ़ने लगा। किसके बीच में? तो यहाँ पर आप लोगों का बाइजेंटीन अम्पायर है और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, फिर वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पे चाइना और मंगोल का ट्रेड बनने लगा 12th सेंचुरी में। तो इस तरीके से जब ट्रेड इधर उधर होने लगा तो यहाँ पर जो ये बीच में इटली है ना, उसके बड़े फ़ायदे हो गए। इटली यहाँ पर बैठे बैठे बोलता है अच्छा मैं तो अब ऐसे यहाँ पे पोर्ट्स होंगे, पोर्ट्स आप जानते हो कितने फ़ायदे होते हैं पोर्ट्स को। तो यहाँ पर इन पोर्ट्स धीरे धीरे क्या होने लगी? रिवाइव होने लगे। इनको यहाँ से रेवेन्यू, टैक्स, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी। देख सकते हो कि इन लोग यहाँ पे इटली किस तरीके से फ्लरिश होने लगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर जो इटालियन टाउन्स है ना वो सेंट्रल रोल प्ले करने लगे। अब ये जो टाउन्स थे ना, ये किसी पावरफुल एम्पायर का पार्ट न रह के ये एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स बन गए थे। इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट, समझ लो ना इसका मतलब। अब क्या हुआ कि दो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ के अगर मैं आपको नाम बताऊं जो आपको पता होना चाहिए और मैप में लोकेट करना भी आना चाहिए, फ्लोरेंस और वेनिस कहाँ पर है? तो इटली में है। ये दोनों रिपब्लिक थे, यानी कि इनके जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड थी और बाकी सारे जो सिटीज़ थे उनके जो गवर्नमेंट थी वो प्रिंसेस, जो राजकुमार थे, वो रूल किया करते थे। अगर दो मतलब सबसे वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ की बात करें तो वो कौन थी? वेनिस थी और एक और जेनोवा। ये जो दो सिटीज़ थी बच्चों, इनके यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ना, वहाँ पे कोई चर्च, कोई रिलीजियस फिगर यहाँ पे कोई रूल नहीं करता था। चर्च का यहाँ पे रूल नहीं चलता था। यहाँ पे मर्चेंट्स का रूल चलता था। मर्चेंट्स होते थे या फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स, यहाँ पे किसी फ्यूडल लॉर्ड्स का ये नहीं बल्कि मर्चेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, वो यहाँ पे रूल करते थे। अब इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर ना एक फीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और वो थी सिटीजनशिप की, नागरिकता की। तभी भी जब यहाँ पर कभी डिक्टेटरशिप भी होता था तभी भी लोगों के अंदर ये जो फीलिंग थी नागरिकता की वो कभी ख़त्म नहीं हो पाई। ये हमने इसके बारे में बात की। अब आप लोग के बुक में एक बॉक्स दे रखा है द सिटी स्टेट करके,
तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर गेनोवा के गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, कार्डिनल गैस्पेरो कॉन्टेरिनी। ये बताते हैं कि इनके यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इनकी ज़िंदगी इतनी तक है, ठीक है, 1483 से 1542 तक इनकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसका नाम क्या है, द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534, जिसमें ये बताते हैं कि उनकी गवर्नमेंट में सारे के सारे जेंटलमैन हैं। जेंटलमैन है, जो जेंटलमैन कौन है, ये नोबल हैं, ये नोबल हैं जिन्होंने अपनी 25 की एज पास कर ली है, वो इस गवर्नमेंट में हैं, वो सारे के सारे लोग। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, गरीब लोगों को, कॉमन लोगों को यहाँ पर क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। तो ये कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स का ऐसा मानना था कि जो लोग गरीब होते हैं, जहाँ पे ये जो कॉमन लोग का ज़्यादा ये वर्चस्व रहता है, वो बहुत जल्दी गड़बड़ी में फंस जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, वो स्टेट नहीं चल पाते। और जहाँ पे ज़्यादा लिबरल लोग होते हैं ना, तो लिबरल लोगों की वजह से क्या होता है कि ऑनेस्ट लोग होते हैं, वो सोसाइटी पोवर्टी में चली जाती है। तो वो कहते हैं इसीलिए नोबल जो होता है ना, उन लोगों के हाथ में गवर्नमेंट को देना सबसे सही रहता है, और नोबल के हाथों में पावर ना आ जाए, इसीलिए साथ साथ में रिच को भी साथ ही साथ में गवर्नमेंट में शामिल करना सही रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि नोबल और रिच के लिए गवर्नमेंट जो है वो सही है, कॉमन लोगों के लिए गवर्नमेंट नहीं है। अब हमने यहाँ पर इसके बारे में बात की। अब आप लोग के एक और बॉक्स है द 14th एंड 15th सेंचुरीज के बीच में, मतलब 14th और 15th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए हैं वो हम सारे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1300 में ह्यूमनिज्म टॉट एट पडुआ यूनिवर्सिटी इन इटली। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती जाती हूँ। 1300 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। और ये जो ह्यूमनिज्म है ना, ये एक सब्जेक्ट हो गया था। सब्जेक्ट आप आगे चल के देखोगे कि मानवतावाद किस तरीके से पढ़ाया जाने लगा था। और ये पदुआ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये क्या है, एक सिटी है, ये इटली में है, ठीक है। 1341 में क्या होता है, पेट्रार्क गिवन टाइटल ऑफ पोएट लॉरिएट इन रोम, तो इनको ये टाइटल दिया गया। 1349 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन फ्लोरेंस, तो 1349 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई फ्लोरेंस में, सबसे पहली यूनिवर्सिटी। 1390 में जियोफ्रे शॉसर्स कॉन्टेम्परेरी टेल्स पब्लिश, तो ये जो कॉन्टेम्परेरी टेल्स हैं ये उनकी पब्लिश हुई थी। इसके बाद 1436 में ब्रूनलेस्ची डिज़ाइंस द ड्यूमो इन फ्लोरेंस, तो अब यहाँ पे आप देखो किस तरीके से पेंटिंग में भी डेवलपमेंट होने लगा था। 1453 में ओटोमन टर्क्स डिफीट द बाइजेंटीन रूलर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1453 में जब ओटोमन टर्क्स ने बाइजेंटीन रूलर को यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल को यहाँ पर हटा दिया था, तो इसके बाद क्या होता है कि उनका यहाँ पर कब्जा हो गया था तुर्क्स का, और उन्होंने सारे के सारे स्कॉलर्स को वहाँ से भगा दिया था, और वो सारे के सारे स्कॉलर्स बेचारे कहाँ आ गए थे, इटली में आ गए थे शरण लेने के लिए। इसीलिए इटली का जो है इस तरीके से वो लोग फिलॉसफी में, लिटरेचर में आगे बढ़ गए थे, ठीक है। इसके बाद 1454 में क्या हुआ, गुटेनबर्ग प्रिंट्स द बाइबल विद मूवेबल टाइप, तो जो यहाँ पर गुटेनबर्ग थे, यूहान गुटेनबर्ग जर्मनी के, जिन्होंने फ्रांस में 1439 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, तो 1454 में वो वहाँ पे बाइबल जो है वो प्रिंट करते हैं। 1484 में क्या होता है, पोर्तुगीज मैथमेटिशियंस कैलकुलेट लैटिट्यूड बाय ऑब्जर्विंग द सन, तो ये देखो ये 14 से 15 सेंचुरी के बीच के इंपॉर्टेंट काम है। 1484 में जो पुर्तगीज जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने लैटिट्यूड को कैलकुलेट किया था, सन को ऑब्जर्व करते हुए कि लैटिट्यूड किस तरीके से है। लैटिट्यूड आप जो बुक में पढ़ते हो ज्योग्राफी में, वही सारी चीज़ें हैं। 1492 में कोलंबस रीचेस अमेरिका, कोलंबस जो थे वो अमेरिका पहुंच गए, हालांकि उनको आना था इंडिया, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गए, इसलिए उसको नाम दे दिया गया वेस्ट इंडीज़। 1495 में लियोनार्डो द विंची पेंट्स द लास्ट सपर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पेंटिंग है इनकी। एक ये है मोनालिसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है। तो द लास्ट सपर में उन्होंने जीसस क्राइस्ट और बहुत सारे लोगों की पेंटिंग ड्रॉ की थी 1495 में, याद रखना। और 1512 में माइकल एंजेलो पेंट्स द सिस्टीन चैपल सीलिंग, तो जो माइकल एंजेलो जो पेंटर हैं, उन्होंने इस सीलिंग को पेंट किया था, सिस्टीन चैपल सीलिंग को पेंट किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। यहाँ पर ये हमारा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।